विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के सामने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी की वीडियो पेश करने जा रहा हूं। संविधान की यह वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फाइल नंबर 5 यानी 5 है। यह फाइल आईएएस मेंस पेपर के दायरे से बनाई गई है, यानी यह फाइल प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इस फाइल में जो भी एक दो लाइन या प्रश्न में बदलाव हुआ है उसे आप करंट में पढ़ेंगे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फाइल नंबर 5 यानी संविधान के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, जो कि आपके बड़े एग्ज़ाम यानी आईएएस, पीसीएस के लिए है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर यूपीएससी लिखा है और इसके बाद एक थॉट्स है जो हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। इसके बाद मेरा नाम पता एड्रेस है, पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी। इसके बाद आप नीचे देखेंगे सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर फाइल है। फिर नीचे एक थॉट्स लिखा गया है, नीति कुशल लोग तुम्हारी निंदा करें या स्तुति, लक्ष्मी तुम पर कृपालु हों या जहां खुशी चली जाए, तुम्हारी मृत्यु आज हो या अगले युग में, परंतु न्याय पथ से कभी विचलित न होना। इसके बाद इस पेज में भी थॉट्स लिखा गया है। आइए इस थॉट्स को भी देखते हैं। एक रोटी नहीं दे सका कोई उस मासूम बच्चे को, लेकिन वो तस्वीर लाखों में बिक गई जिसमें रोटी के लिए वो बच्चा उदास बैठा था। इसके बाद फिर आगे भी थॉट्स है, देखते हैं इसको भी। तन्हा ये जिंदगी है, तन्हाई में जी रहा हूँ, मंजिल को पाने के लिए गमों को पी रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ कांटों के पथ पर, मंजिल को अपनी पाऊंगा, सामने आए जितनी मुसीबत सबसे मैं लड़ जाऊंगा, नामुमकिन को मुमकिन एक दिन करके मैं दिखलाऊंगा, धैर्य और साहस से अपनी मंजिल को एक दिन पाऊंगा। मैं उस देवता का पुजारी हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसके बाद इस पेज में भी थॉट्स ही है। जैसा कि आप जानते हैं मेरी हर फाइल में शुरू के 4-5 पेज थॉट्स और आखिरी के 2-4 या 10 पेज थॉट्स रहते हैं, तो इसमें भी थॉट्स ही लिखा गया है। और ये पेज नंबर 4 है, इसमें भी थॉट्स ही लिखा गया है और बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन में इसे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटस से बना है। इसका अर्थ होता है स्थापित करना। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन विधान बराबर संविधान। विधि संप्रभु का आदेश। संप्रभु
जो आदेश दे रहा है। संप्रभुता जब लोग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के योजना, नीतियां आदि बनाएं तो संप्रभुता कहते हैं। संविधान क्या है? संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा कुछ नियम, विधि एवं उपविधि बनाए गए हैं जो देश पर समान रूप से लागू होते हैं। संविधान आधारभूत विधि है। संविधान राष्ट्रीय विधि है। जो विधि संप्रभु को प्रभावित कर दे वह संविधान है। संविधान वह विधि है जिसमें राष्ट्र का जीवन निहित है। वह विधि जो स्वयं को प्रावधान कर दे वह संविधान है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार वह विधि जो संप्रभुता को प्रभावित कर दे वह संविधान है। संविधान की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी राष्ट्र का उसके अतीत से संबंध टूटता है तब संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान निम्न प्रकार के होते हैं: लिखित एवं अलिखित, एकात्मक एवं संघात्मक, उद्विकसित एवं अधिनियमित। संविधान के उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया। अगर एग्जाम में ऑप्शन में M.N. राय है तो भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में M.N. राय ने दिया था। संविधान सभा की विचारधारा को ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन में 22 मार्च 1942 में स्वीकार किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। संविधान सभा का गठन 20 नवंबर 1946 को, जिस दिन गवर्नर जनरल ने पहली बैठक हेतु आमंत्रित किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अर्थात संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यहाँ अस्थायी में 2 बार गलती से अ लिख दिया गया है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष
निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसी थे। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। संघ समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति जेबी कृपलानी। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनगल नरसिंह राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले भारतीय न्यायाधीश BN राव थे। तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इसका आकार आयताकार है। तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगले बैकेया ने तैयार किया था। झंडे की केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां लंबाई और चौड़ाई में समान होती हैं। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। संविधान बनाने में कुल 63,97,729 रुपये लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुआ था। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। यह प्रभावी 26 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। राष्ट्रगान पहली बार दिसंबर 1911 में गाया गया, दिल्ली दरबार के समय जब जॉर्ज पंचम भारत आए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। रवींद्रनाथ टैगोर जी एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे। भारत आमार सोनार बांग्ला, जो कि 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने पर वहाँ का राष्ट्रगान बना। अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को बनाया गया। 2 सितंबर 1946 को
पहली बैठक प्रमुख गवर्नर जनरल, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचार अब्दुल रब नस्तर, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय लियाकत अली, उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर जान मथाई, शिक्षा विभाग चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेलवे अरुण आसफ अली, श्रम विभाग जगजीवन राम, वाणिज्य आई चुंदरीगर, विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल, स्वास्थ्य विभाग गजांतर अली खां, कार्य खान एवं बंदरगाह CH भाभा। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रमुख शब्द: अमेरिका, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, पंचायती राज व्यवस्था, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, विधियों के समान संरक्षण, ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली, एकहरी नागरिकता, वित्त निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक आदेश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसदीय विशेषाधिकार, विधि के समक्ष समानता, कानून का शासन, एकीकृत संस्थात्मक ढांचा यानी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही, संसद व विधान मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां तथा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत। आयरलैंड, इसे आयरिश गणतंत्र भी कहते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सभापति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं, वित्त आयोग, 7वीं अनुसूची। कनाडा, संघात्मक विशेषताएं या एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां, संघ राज्य संबंध, संघात्मक व्यवस्था। हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द प्रयोग। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस, मौलिक कर्तव्य, योजना आयोग, आर्थिक नियोजन का विचार। फ्रांस, गणतंत्र व्यवस्था शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। जापान, प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता। जर्मनी आपात उपबंध, आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थान संबंधी अधिकार। भारत का संविधान, उद्देशिका, प्रस्तावना। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में निहित प्रमुख शब्द। हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है, आइए ये जानते हैं। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। प्रभुत्व संपन्न। आइए इसका तात्पर्य या मतलब समझते हैं। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलाती है। गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म
और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। इनरी बेरुबारी यूनियन बनाम भारत संघ। इनरी बेरुबारी यूनियन बनाम भारत संघ के वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णयों को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना का महत्व, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जनता सर्वोच्च है, हम भारत के लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता को जोड़ा गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गंगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्र की मूल विशेषता अनेकता में एकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज श्वेत पत्र। राष्ट्रीय विदेशी नीति गुट निरपेक्षता। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्षता। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त।
राष्ट्रीय सप्ताह 6 अप्रैल से 12 अप्रैल। भारतीय प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 2/3 के अनुपात में होता है, जिसमें 3 रंग है: गहरा केसरिया, सफेद तथा गहरा हरा, जिसके बीच में नीले रंग का चक्र अंकित है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसे धम्म चक्र या धर्म चक्र कहते हैं। अशोक सम्राट के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसे भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग का विनियमन करने के लिए एक शासकीय विधि है, जिसका हाल ही में 2002 में संशोधन किया गया था। यद्यपि यह पूर्व में 1950 में पारित किया गया था। लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने एक लोकहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्वज में संशोधन पारित कर अधिकार प्रदान किया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ध्वजारोहण एवं उसका प्रयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के द्वारा घोषित किया गया। अब भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि सम्मान सहित राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकें और इसका ध्वजारोहण राष्ट्रीय पर्वों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि पर कर सकें। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का संरक्षण करने के लिए संसद द्वारा एक अन्य अधिनियम पारित किया जा चुका है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, ये भी अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसे एकाश पत्थर से तराशा गया है, जिसमें कि धर्म चक्र पटल के मध्य में स्थित है। सिंह की 3 मुख आकृतियां प्रकट रूप से दिखाई देती हैं तथा एक मुखानी जो पीछे है वह अप्रकट है। एक हाथी, एक कुलाचे मारता हुआ घोड़ा, बैल तथा एक सिंह है। धर्म चक्र के दाएं हाथ पर बैल और बाएं हाथ पर अश्व अथवा घोड़ा है, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जिसका अर्थ है एकमात्र सत्य की ही हमेशा जीत होती है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, यह पूर्णतः बंगाली भाषा में लिखा गया है, जिसकी रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की है। उसका हिंदी अनुवाद राष्ट्रकरण के रूप में 24 जनवरी
1950 को स्वीकार किया गया। यह पहली बार दिसंबर 1911 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। समूचा गान 5 पैरा में है, जिसमें मात्र प्रथम पैरा राष्ट्रगान है, जिसका आधिकारिक गायन समय मात्र 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसे वंदे मातरम से लिया गया है, जो एक बंगाली उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इस उपन्यास को, जिसका शीर्षक आनंद मठ है, में लिखा गया, जो बंगाल के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसका प्रथम गायन 1896 में हुआ। इसे भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसे राष्ट्रगान के समान ही आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। यह संसद की परंपरा है कि जब कभी भी सत्र की शुरुआत होती है तो उसका उद्घाटन राष्ट्रगान के साथ तथा समापन राष्ट्रीय गीत के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, जिसके साथ साथ ग्रिगोरियन कैलेंडर का भी प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पशु पैंथेरा टाइग्रेस बाघ। पैंथेरा टाइग्रेस बाघ। राष्ट्रीय पक्षी पावो क्रिस्टेटस अर्थात भारतीय मोर। राष्ट्रीय पुष्प नेलम्बुरो न्यूरीपेरा गार्टेन अर्थात कमल। इन राष्ट्रीय चिन्हों के अतिरिक्त सरकार के अन्य संगठन उनके अपने पृथक प्रतीक चिन्ह हैं। संविधान के प्रकार। संविधान निम्नलिखित प्रकार के होते हैं तथा उनके अंतर को अनेकों प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। लिखित, अलिखित। लिखित भारत अमेरिका। अलिखित ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। संघात्मक, एकात्मक, अधिनियमित, उद्विकसित। लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है? इस प्रकार का संविधान किसी उद्देश्य के लिए बनाई गई कुछ व्यक्तियों की समिति के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। ये था लिखित संविधान के बारे में। अब अलिखित के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट, इसमें इस प्रकार की कोई संविधान सभा नहीं है। संसद के वर्तमान सदस्य संविधान के निर्माण कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट, लिखित संविधान लिपिबद्ध होता है तथा व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से इसके प्रावधान, भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों में संकलित होते हैं। अब अलिखित, यद्यपि अलिखित संविधान भी लिपिबद्ध होता है, किंतु यह भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों में व्यवस्थित नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं लिखित का।
ये पुस्तक नुमा आकार में संकलित होता है। अलिखित का तीसरा पॉइंट, यह विभिन्न अधिनियमों में वितरित होता है जो समय समय पर संसद पारित करती है। चौथा पॉइंट, इसमें परिणामतः संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसमें परिणामतः विधायी सर्वोच्चता पाई जाती है। पांचवा पॉइंट, सरकार के अन्य तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे के समान हैं लेकिन संविधान के अधीनस्थ हैं। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका के अधीन हैं तथा संसद ही संविधान निर्धारित करती है। छठा पॉइंट देखते हैं, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन अनुपस्थित होता है। सातवां पॉइंट देखते हैं, न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी विधि की समीक्षा कर सकती है तथा इसे विधि शून्य घोषित कर सकती है यदि यह संविधान के आत्म व सारतत्व के विपरीत है। इसमें न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती है तथा संसद की अंतिम है भले ही त्रुटिपूर्ण हो। संघात्मक राज्य व्यवस्था के लक्षण। एक संघात्मक राज्य व्यवस्था में संविधान के 5 चरित्ररत लक्षण होते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, संघ और राज्यों में कार्य तथा प्राधिकार का बंटवारा। चौथा, संविधान संशोधन करने की एक निर्धारित पद्धति एवं प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। एकात्मक संविधान के लक्षण। एकात्मक संविधान में यह लक्षण नहीं पाए जाते हैं। केवल एक संघीय एवं केंद्रीय सरकार होती है तथा राज्यों के साथ अधिकार एवं कर्तव्यों का बंटवारा नहीं होता क्योंकि प्रांतीय सरकारें नहीं होती हैं। अतः समस्त शक्तियां एकमात्र संघ में केंद्रित होती हैं। अधिनियमित संविधान के लक्षण। संविधान जिसका निर्माण एक निर्धारित विधायी संस्था द्वारा लागू किया जाता है जो एक निर्धारित तिथि से प्रभावित हो जाता है उसे अधिनियमित संविधान कहते हैं। उद्विकसित संविधान के लक्षण। जब समय समय पर संसद नियम बनाकर संविधान पारित करती रहती है तो उसे उद्विकसित संविधान कहते हैं। अतः लिखित संविधान संघात्मक और अधिनियमित होते हैं जबकि अलिखित संविधान एकात्मक एवं उद्विकसित होते हैं। भारतीय संविधान के तत्व। संविधान के लक्षणों और चरित्रगत विशेषताओं को समझने के लिए सबसे पहले उसका निर्माण किस प्रकार हुआ यह समझा जाए। इसके लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित किए जा सकते हैं। 1934 रेगुलेटिंग एक्ट।
यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत में आधुनिक संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया, किंतु इसकी वास्तविक मांग एवं भारतीय संविधान का विचार 1934 में मानवेंद्र नाथ राय द्वारा, जो कि एक क्रांतिकारी साम्यवादी विचारक थे, 1935 INC कांग्रेस ने इस मांग का बहिष्कार किया तथा ब्रिटिश सरकार से कहा कि भारत के लिए एक पृथक संविधान होना चाहिए। 1938 JLN हरिपुरा अधिवेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा जैसी संस्था से बनाया जाए जिसका गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा हो। 1940 अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप में यह मांग स्वीकार कर ली। 1942 सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स जब सर स्टैमफोर्ड मिशन सहित भारत आए तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार का भारतीय संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। 1946 कैबिनेट मिशन योजना में यह निर्णय किया गया कि संविधान सभा अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित संस्था होगी, जिसके कुल सदस्य 389 होंगे। 389 सदस्य इस प्रकार थे: 389 सदस्य में से 292 सदस्य प्रांतीय संविधान सदस्यों द्वारा निर्वाचित, 389 सदस्य में से 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि, 389 सदस्य में से 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांत से ब्रिटिश द्वारा नामित। 9 दिसंबर 1946 इसके गठन के बाद पहली बैठक संविधान सभा की आयोजित हुई, जिसका आयोजन पुस्तकालय कक्ष में नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में की गई। सभा के सबसे वरिष्ठ या बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्वतः सभा के अध्यक्ष घोषित हुए और इनके नाम का प्रस्ताव JB कृपलानी ने रखा। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार संगठन का वरिष्ठतम सदस्य सदैव प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया तथा हैदराबाद के निजाम के प्रतिनिधि ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई। कुल मिलाकर 389 में से 296 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें कि 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 15 अन्य व स्वतंत्र सदस्य, 53 ST अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा 12 महिला सदस्य थी। बैठक की कार्यवाही का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर किया गया था। 11 दिसंबर 1946 2 दिन बाद औपचारिक रूप से पूर्णतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और
उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी हिरेन कुमार मुखर्जी बने। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार और सचिव B.N. राव बेंगल नरसिंह राव नियुक्त हुए। 13 दिसंबर 1946 सभा का कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ करने के लिए पंडित नेहरू ने सभा की उद्देशिका प्रस्तुत की, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गई। 22 जनवरी 1947 उद्देशिका को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत और अधिनियमित कर लिया गया। 3 जून 1947 MBP माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा का विभाजन भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा में हो गया। परिणामतः सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 299 हो गई, क्योंकि 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। 2 साल 11 माह और 18 दिनों के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्मित कर दिया और 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया। इस संविधान को पूरा करने के लिए 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा गया तथा अंतिम प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई और कुल मिलाकर 63,97,729 रुपये लगभग 64 लाख व्यय हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ, जिसने संविधान सभा को अंतरिम संसद का रूप दे दिया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान समूचे देश में लागू कर दिया गया। इस तिथि को विशिष्ट रूप से चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तिथि पर लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया था। इसके पूर्व ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित कर दिया था, जिसमें निम्नलिखित बातों की घोषणा कर दी गई थी। पहला, संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभु संस्था होगी, जिसका अर्थ हुआ कि अब इस पर ब्रिटिश व अन्य बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, सभा अपने से ही कोई संविधान बना सकती है तथा इसे उच्च विधि भी बनाने का अधिकार है। तीसरा, इसके दोहरे कार्य दायित्व होंगे। भारतीय संविधान सभा के रूप में कार्य करना, ब भारतीय अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। इसीलिए जब भी यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब यह संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। जब संविधान लागू हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतः भारत के राष्ट्रपति हो गए थे तथा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए। 26 जनवरी 1950 से मार्च 1952 तक भारत में
प्रथम चुनाव संपूर्ण होने तक यह व्यवस्था चलती रही तथा राज्यसभा और लोकसभा का गठन पूर्ण हो जाने के बाद ये अपने निर्धारित पदों पर विधिक रूप से निर्वाचित हुए। सर्वाधिक विस्तृत संविधान। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें कि क्रियान्वयन के समय 24 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 22 भाग 12 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग निम्नवत हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार। भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 अ अनुच्छेद 51 से 51 अ में मौलिक कर्तव्य। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार। भाग 6 अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकार। भाग 7 अनुच्छेद 238 में अ और ब श्रेणी के राज्य 7वें संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। भाग 8 अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 तक संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 9 अनुच्छेद 242 से अनुच्छेद 243 तक स और द श्रेणी के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 10 अनुच्छेद 244 एवं अनुच्छेद 244 आ में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक संघ राज्य संबंध। भाग 12 अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक संपत्ति, वित्त, संविदाएं, वाद आदि का प्रावधान। भाग 13 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य और यात्रा। भाग 14 अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 अ अनुच्छेद 323 अ और ब में प्रशासनिक न्यायाधिकरण 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 15 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। भाग 16 अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के बारे में विशेष प्रावधान। भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजकीय भाषाओं से जुड़े प्रावधान। भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधान। भाग 19 अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक विविध प्रावधान और राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियां। भाग 20 अनुच्छेद
68 में है। संविधान संशोधन करने की पद्धति एवं प्रक्रिया। भाग 21 अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक तदर्थ संक्रमणकालीन तथा विशेष प्रावधान। भाग 22 अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक लघु शीर्षक और संविधान का प्रत्यावर्तन। संविधान सभा ने मूलतः नेहरू प्रतिवेदन एवं लोथियन प्रतिवेदन के आधार पर हमारा वर्तमान संविधान तैयार किया। इसके अतिरिक्त इसके कई प्रावधान शब्दशः अन्य स्रोतों से ले लिए गए हैं। उदाहरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 लगभग 60% संविधान एकमात्र इसी विधि पर आधारित है। उदाहरण के लिए देश का संघात्मक ढांचा, राज्यपाल की स्थिति एवं कार्य, सिविल सर्विसेज, प्रशासनिक मशीनरी, आपातकालीन प्रावधान, निर्वाचन प्रणाली, आरबीआई, विधि व्यवस्था की मशीनरी। संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने और उसका निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने अपने सदस्यों की कई समितियां बनाई जो निम्नवत हैं। पहला, नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा, राष्ट्रीय झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा, मान्यता समिति AKS अयंगर। पांचवा, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। छठा, कार्य व्यवस्था समिति जीवी मावलंकर। सातवां, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आठवां, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों का जनजाति एवं बहिर्गतीय क्षेत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल। नौवां, मौलिक अधिकारों पर उप समिति आचार्य JB कृपलानी। 10वां, अल्पसंख्यकों पर उप समिति HC मुखर्जी। 11वां, नेफा तथा असम के जनजातीय क्षेत्रों पर समिति गोपीनाथ बारदोलोई। 12वां, असम पर उप समिति AV ठक्कर। 13वां, प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। संविधान, इसके 4 भाग। पहला, प्रस्तावना। यह संविधान का आत्मा, संविधान की कुंजी। दूसरा भाग, अनुच्छेद इसी में होते हैं। तीसरा, अनुसूची। इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। चौथा, अनुलग्नक, जो इन तीनों में नहीं है, बाद में इसमें दर्शा दिया गया। प्रस्तावना। ये संविधान का सार तत्व एवं आत्म तत्व है। यह संविधान की पूर्व पीठिका है जो इसके वैचारिक दर्शन को प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का उद्घाटन करती है, जिसके द्वारा तत्वों से प्रेरित होकर संविधान के विभिन्न प्रावधानों का निर्माण करते थे। इसका पता चलता है यद्यपि यह विधि अथवा न्यायालय द्वारा प्रावधानित नहीं है, किंतु फिर भी यह उत्तरवर्ती सरकारों के लिए प्रेरित दिशा निर्देशों की भांति कार्य करती है। किसी भी संविधान में सबसे पहले प्रारंभ में ही लिखी जाती है।
अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जिसके लिखित संविधान से प्रस्तावना का सूत्रपात हुआ। इससे संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति होती है जो निम्नलिखित है। यह विधि के अंतिम स्रोत का निर्धारण करती है, जैसे कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इससे शासन के प्रकाश की उद्घोषणा होती है, जैसे कि संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य आदि। इससे सरकार के और प्रशासन के उद्देश्य निर्धारित होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इससे संविधान की स्वीकृति की तिथि निर्धारित की जाती है, जैसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी। कई विचारकों और निर्णयों ने प्रस्तावना की व्याख्या विविध प्रकार से की है। के.एम. मुंशी, ये संविधान की जन्म कुंडली है। ये संविधान का परिचय पत्र है। नानी पालकीवाला, ये संविधान की कुंजी है। संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय, ये संविधान का आत्मा है। केशवानंद भारती निर्णय। यदि हम संविधान को समझना चाहते हैं तो हमें पहले प्रस्तावना को समझना होगा। न्यायमूर्ति रामास्वामी। केवल प्रस्तावना में ही यह घोषणा है कि देश की वास्तविक सत्ता जनता में निहित है। एस.आर. मुंबई निर्णय। प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष बनाया गया। एक्सेल वेयर बनाम भारत संघ, पाल एस वालसम्मा बनाम कोचीन नीति। प्रस्तावना की संशोधनीयता एवं बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। बेरुबारी संदर्भ के अनुसार प्रस्तावना असंशोधनीय बन गई, किंतु 24 अप्रैल 1973 को 13 न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने कहा कि संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि वह प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भाग व प्रावधान में संशोधन कर सकती है, किंतु बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। अतः इस निर्णय में बुनियादी ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई, किंतु इसमें इसे परिभाषित नहीं किया गया। न्यायालय के कई निर्णयों में बुनियादी ढांचे के कई तत्व बताए गए हैं। अंततः 1980 तक आते आते मिनर्वा के निर्णय में बुनियादी ढांचे के निम्नलिखित तत्व बताए गए। भारत की संप्रभुता, संघात्मक राजनीतिक ढांचा, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, लोकाधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायालय ने संशोधन का अर्थ और उद्देश्य परिभाषित कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि संसद प्रस्तावना सहित समूचे संविधान को संशोधन कर सकती है, किंतु प्रयुक्त वर्णित बुनियादी ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। परिणामतः 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना की दूसरी पंक्ति में, अखंडता प्रस्तावना की अंतिम द्वितीय पंक्ति में। प्रस्तावना की प्रासंगिकता एवं विधिक महत्व। प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान है जो संसद द्वारा निर्धारित और निर्मित नहीं है। I.R. कोएल्हो बनाम
तमिलनाडु राज्य 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की दिशा निर्देश करने वाली शक्ति है। प्रस्तावना का विधिक महत्व समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में कहा कि संविधान वही है जो न्यायाधीश व्यक्त करे। अतः प्रस्तावना यद्यपि सरकार पर प्रभावी नहीं है या बंधनकारी नहीं है, इसकी सभी योजनाएं, कार्य एवं नीतियां प्रस्तावना के अनुसार ही होना चाहिए। विचारक, दर्शन शास्त्री और अकादमिक व्यक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया जा चुका है। यदि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसा कि प्रस्तावना में वर्णित है, जिसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की घोषणा की गई है, वे स्वर्णिम लक्ष्य हैं जो प्रस्तावना में निर्धारित किए गए हैं। यदि इन्हें प्राप्त किया जाना है और लक्ष्य के रूप में पाया जाना है तो भारतीय राज्य व्यवस्था को मात्र शिक्षा और संस्कार ही नहीं देना है, बल्कि उसे उत्कृष्टता के साथ शिक्षा और संस्कार देना है। PAR बनाम महाराष्ट्र मामले में न्यायालय ने प्रस्तावना के विषय में यह व्यक्त किया था। संवैधानिक और विधिक व्यक्तियों के अनुसार प्रस्तावना का निर्माण बहुत सोच विचार के किया गया है, जिस पर व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और पवित्र आकांक्षाओं का पता चलता है। प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले में प्रस्तावना की प्रासंगिकता और विधिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, जिसमें कि प्रस्तावना की व्याख्या भी की गई है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय में कई निर्णयों पर विचार हुआ है। बुनियादी ढांचे से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निम्नलिखित हैं। केशव सिंह भारती बनाम केरल राज्य 1973, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला 1976, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष का विचार भी प्रस्तावना में सम्मिलित है। निम्नलिखित निर्णयों में न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतांत्रिक मूल्य जो प्रस्तावना में बतौर लक्ष्य दिए गए हैं, अवश्य ही सुरक्षित और संरक्षित तथा प्राप्त किए जाने चाहिए। केरल राज्य बनाम एनम थामेंस 1976, वामन राव बनाम भारत संघ 1980, भीम सिंह तथा भारत संघ 1981। अतः न्यायालय ने कई अवसरों पर प्रस्तावना की विधिक व्याख्या प्रस्तुत की है। यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ा जाए तो इससे मिलकर एक नया मौलिक अधिकार बनता है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है। यदि यही शर्त केवल अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाए तो इससे सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया कि ऐसा कोई भी कानून नष्ट कर सकती है जो समाजवादी प्रारूप को प्राप्त करने में सफल न हो। अतः यह एक मानक सिद्धांत है कि प्रस्तावना दो प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा सकती है: मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान को एक विस्तृत और उदार रूप में समझा जाना चाहिए।
ताकि संवैधानिक प्रावधान सतह के नीचे दबे न रह जाएं, बल्कि पर्याप्त लोकशील बने रहें ताकि वे नई उभरती समस्याओं का सामना कर सकें। एम नागराज बनाम भारत संघ 2007 के मामले में जब न्यायालय ने प्रोन्नति में आरक्षण मामले में निर्णय दिया तो न्यायालय ने संविधान और प्रस्तावना के विषय में यह विचार व्यक्त किए थे। प्रस्तावना के दो विधिक सिद्धांत हैं। पहला पैरेट्स पैट्री का सिद्धांत, दूसरा रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम का सिद्धांत। चरणलाल साहू बनाम भारत संघ में पैरेट्स पैट्रियाई का सिद्धांत दिया गया। इस प्रकार रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम का सिद्धांत प्रस्तावना से जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि जो सभी के लिए मुक्त और सामुदायिक है उसे किसी एक समूह के लिए रोका नहीं जा सकता। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र सेनाओं एवं पग, बार या होटल जहां पर शराब परोसी जाती है, महिलाओं को कार्य में नियोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। अतः जैसा कि न्यायमूर्ति रामास्वामी ने उचित कहा है, यदि हम संविधान को समझना चाहते हैं तो हमें पहले प्रस्तावना को समझना होगा।